कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा और उसकी तरह आपके साथ बातें करते हैं खुल्लम खुल्ला, वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। और आज मैं आपको मुद्दे पर लेकर के चलूं उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता था मैं, वो ये कि आज से आपके इस प्रोग्राम में हम शुरुआत में कुछ मिनट जो चर्चा है वो आपके फ़ोन पर आने वाली कुछ वायरल अटकलें, थोड़ी चटपटी बातें जो आती हैं, कितनी सच हैं कितनी नहीं हैं, कुछ खबरें जो उड़ाई जाती हैं, कुछ एजेंडे जो सेट किए जाते हैं, उन सब का भी पर्दाफाश इस प्रोग्राम में होगा। और फिर हम हमारा जो आज का जो मुद्दा है कि भाई क्या देश के अगले उपराष्ट्रपति बिहार से आने वाले हैं। सीधी शब्दों में वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी बिहार से भरेंगे मोदी। क्या ऐसा होने वाला है? बहुत सारे नाम चल रहे हैं, उस पर मैं आऊँगा। तो सर ये, लेकिन पहले जो हमारा वायरल सेगमेंट है आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और वाकई मतलब मैंने तो जब खबरें ढूंढी तो मैं तो गजब, मैं सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को, कहाँ तक लोगों का दिमाग जाता है। तो पहली खबर जो जिसका पर्दाफाश होना चाहिए वो ये है कि सरकार की परेशानी इस वक्त ये है कि जो धनखड़ साहब कर गए राज्यसभा में विपक्ष का महाभियोग वाला प्रस्ताव लेकर के, उसका डैमेज कंट्रोल, उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो ये खबर किसी ने चलाई सोशल मीडिया पर कि स्पीकर, गृहमंत्री, उपसभापति, संसदीय कार्य मंत्री सब लोग यही सोच रहे हैं कि कैसे, अब वो तो सदन का प्रॉपर्टी हो गया, तो अब कैसे जो हम लोकसभा में लाना चाह रहे थे काम वो हो। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये जिस तरह की समस्या के बारे में आप बता रहे हैं ना, कितनी बैठक चल रही है, सब लोग हैं, इस तरह की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत इस लिहाज से नहीं है कि राज्यसभा में जो मोशन दिया गया इम्पीचमेंट को लेके और लोकसभा में जो दिया गया, उसका बेसिस क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी जो बनाई थी और जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के बाद आपको उसके आधार पे आपको आगे की प्रक्रिया करनी थी। वो रिपोर्ट लोकसभा की प्रॉपर्टी है, लोकसभा में ही है, और उस प्रस्ताव के साथ उसका होना ज़रूरी था कि ये रिपोर्ट थी जिसके आधार पे आप इम्पीचमेंट का प्रोसेस करना चाहते हैं। राज्यसभा में जो दिया गया, जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिली है कि उसमें स्वाभाविक तौर पे राज्यसभा के पास वो रिपोर्ट ही नहीं है, तो उस प्रस्ताव में वो है ही नहीं। तो किस आधार पे आप इम्पीचमेंट करना चाह रहे थे, क्या करना था? तो वो प्रस्ताव अभी है ही नहीं, मतलब तो राज्यसभा में एग्जिस्ट नहीं करेगा वो। मतलब ये कह रहे हैं कि वो उसमें ऐसा नहीं है कि उस प्रक्रिया को आपको आगे बढ़ाने की जरूरत है, कि वो उसी आधार पे कि जो इम्पीचमेंट की रिपोर्ट, इम्पीचमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट बेसिस होनी चाहिए थी, जो कि लोकसभा के प्रस्ताव में है, तो इस पे वो संलग्न है नहीं। मतलब यही प्रॉब्लम थी ना कि सरकार लोकसभा से लाना चाहती थी और जगदीप धनखड़ जी ने राज्यसभा में एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराय नहीं। और वो एकदम से अचानक से किया, बिना बताया, ये भी तब जबकि कोई दलीय विभाजन इस पे है नहीं। छोटे बड़े सभी दल एक मत के हैं, एक साथ हैं। लोकसभा में दिखा भी, राहुल गांधी सहित सभी ने सिग्नेचर किया। तो आएगा लोकसभा से ही, अब ये राज्यसभा वाला प्रॉब्लम नहीं रह गया। नहीं, ये मेरे ऑफिसर से बात हुई थी, उन्होंने बताया बिल्कुल नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जगदीप धनखड़ साहब कोई परमानेंट प्रॉब्लम क्रिएट करके नहीं गए, नहीं कर नहीं पाए। अगर उनको कुछ समय रहने दिया जाता तो शायद, मतलब इस मामले में या किसी भी मामले में कर सकते थे। अब सर उस रास्ते पे चल पड़े थे। कवि की कल्पना की उड़ान देखिए। अब एक बड़ा यूट्यूब चैनल है, उस पर दो सम्मानित पत्रकार बैठ के बात कर रहे थे। मैंने जो सुना वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो चर्चा हो रही थी कि जैसे योगी जी से कहा गया कि आप उपराष्ट्रपति बन जाइए, योगी जी ने भी जवाब नहीं दिया। और दूसरा जो नाम चल रहा है वो चल रहा है पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब का, वहां से भी अभी जवाब नहीं आया। नहीं, वो न्यूज चैनल था कॉमेडी शो। भाई इस पर टिप्पणी करने की मेरी बौद्धिक क्षमता नहीं है, तो माफी चाहता हूं। नहीं, इसमें एक्चुअली मतलब बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट ये है कि योगी को यूपी से निकालो किसी तरह। नहीं, उनका इंटरेस्ट है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो जो चैनल है उसका इंटरेस्ट हो सकता है कि योगी जी को कैसे कोई हम बुराई नहीं मानते कि अगर वो इस तरह का एजेंडा चलाना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ तो फैक्ट हो जिससे आपको लगे कि ये संभावना के दायरे में है। जो संभावना के दायरे में भी नहीं है, अगर आप वो चलाएंगे तो जो सुनने वाले, हम तो उनको प्रणाम करते हैं। सर सुनते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, खूब सुनते हैं, खूब सुन लेते हैं। और अच्छा, मोदी योगी को गाली दो, कैसे भी दे दो, बहुत लोग सुनते हैं। मैंने पता नहीं क्यों। अच्छा, जैसे आपने लिखा फैक्ट चाहे भले ही कुछ ना हो उसके अंदर। अब एक है कि क्या धनखड़ साहब अति महत्वाकांक्षा का शिकार हो गए। किसी व्यूअर ने कमेंट लिखा था, तो सवाल के रूप में, इसलिए मैंने भी ले लिया उसको, कि
पहले तो ही वॉज मोर लॉयल देन द किंग, जिस तरह से वो उनके ऊपर आरोप लगते थे कि वे बिल्कुल पार्टीसन व्यवहार है राज्यसभा में भी और सरकार की बातें ही एम्पलीफाई करते हैं। लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी डाउन हो गई, मेजॉरिटी से नीचे आ गई, तो उसके बाद उनको लगा कि अब मैं कुछ इंडिपेंडेंट सोच सकता हूं, कर सकता हूं, और इस सिलसिले में उन्होंने विपक्ष के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना ज्यादा शुरू कर दिया। आपको लगता है तो उससे क्या फायदा होता धनखड़ जी को? या तो वो ये तैयारी कर रहे होते कि अच्छा मुझे जो है 2 साल और रहना, उसके बाद पार्टी से बाहर जाना है, फिर किसी और पार्टी को ज्वाइन करना है, फिर कुछ लेना है, ऐसा कुछ प्लान मुझे तो नहीं लगता। हाँ, जहाँ तक ये बातें सही है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो सभापति राज्यसभा के धनखड़ साहब और स्पीकर के बीच में कोई रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। तो ये ज़रूर कोशिश होती थी, वन अपमैनशिप की ज़रूर कोशिश वेरियस जगहों पे देखी गई। ये संसद के अंदर जो कई कमिटीज़ बनती थी, जैसे एक कमेटी जो है वहाँ पर संसद का जो चैनल है उसको लेकर थी, उसमें कई बार इस तरह की बातें आई, और ये भी बातें सामने आती थी कि धनखड़ साहब ये कहते थे कि मेरी ही बात चलेगी उस जो चैनल है उसको लेकर। अच्छा, तो इस तरह की कई सारी बातें जो है इस बीच में सामने आती थी। तो ये ज़रूर था, लेकिन कोई धनखड़ साहब को इससे कोई फ़ायदा हो जाता कि अच्छा अब मैं ही सरकार को जरा दिखाता हूँ तेवर, इससे तो कोई फायदा नहीं होता। ओके, लेकिन बाय एंड बाय होने तो लगा ही ना। किस चीज का भाई? आप ये आ गई, आप जो मेरे को तो लगता है कि वो कोशिश कर रहे थे कि मैं पहले प्रस्ताव ले आऊं। मुझे तो मतलब आप बोलेंगे कि ये कहाँ की उड़ान है, लेकिन मुझे लगता है वो शायद इसलिए भी कर रहे थे कि स्पीकर कैसे लिया है, मैं ही ले आता हूँ। भाई तो ये तो सरकार के एजेंडे के खिलाफ था ना। लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहे थे पहले। वो कंपटीशन चल रहा है, उनका कंपटीशन चल रहा था काफी समय से लोकसभा स्पीकर नहीं, ये कंपटीशन से बहुत आगे की बात है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, ये सबको मालूम है, कॉमन नॉलेज है, मतलब कोई छिपी हुई बात नहीं है। वो जो लगातार सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे थे, वो एक इम्प्रेशन इससे ये भी बना कि सरकार उनके जरिए करवा रही है। हाँ, तो वो अपने को करप्शन के खिलाफ क्रूसेडर के रूप में जो है एस्टेब्लिश कर रहे थे, और उनको गलतफहमी हो गई कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद अब उनका कद भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा हो गया है, जो टॉप के 3-4 लीडर हैं उनके बराबर हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी में भी उनकी से होनी चाहिए। ये जो वो मतलब हाउस चलाने में नहीं, हाउस से बाहर जो कुछ कर रहे थे, जिस तरह से लोगों से मिल रहे थे, वो एक तरह से पार्टी के अंदर आप कहिए, मतलब उनको पार्टी का नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टी का तो मतलब ही नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति हो गए तो पार्टी से एफिलिएशन खत्म हो गया, लेकिन होता नहीं है, ये माना जाता है कि खत्म हो गया। जिस तरह की लगातार शिकायत करते थे मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक की, जिस तरह का असंतोष जाहिर करते थे मंत्री प्रधानमंत्री सबकी तारीफ शिकायतें करते थे पदाधिकारियों से। अच्छा, तो ये जो है कोई मतलब एक दिन में नहीं हुआ। हाँ। ये लगातार चल रहा था। जो मंडे को हाउस में हुआ वो प्रेसिपिटेटिव एक्शन था, आखिरी कील। हाँ, कि सरकार को लगा कि अब इसके बाद अगर बर्दाश्त करेंगे तो फिर हम संकट में फंस जाएंगे। मैं आज अति उत्साह में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना भूल गया ना। इस समय तो सरकार को लग रहा था कि जगदीप धनखड़ उनके लिए धर्म संकट बन रहे हैं। ओके। लेकिन सोमवार को लगा कि नहीं, अब वो संकट बन गए, तो संकट का निपटारा होना जरूरी था और कर दिया गया। जिस तरह तो बन ही रहे थे, ये बात सही है। किसानों को लेकर जो उन्होंने सब कुछ कहा, या जुडिशरी को लेकर कहा, ये सारा कुछ संकट तो पैदा कर ही रहे थे सरकार। ठीक है, लेकिन क्या मतलब सिर्फ यही बात थी कि उनके बयानों को लेकर उनको हटा दिया जाएगा? देखिए, उससे ज्यादा कुछ रहा होगा जिसके कारण नहीं, बहुत कुछ था अंदर जो हो रहा था, जो बाहर नहीं है। राहुल महाजन जी ने बिल्कुल ठीक बताया, प्रदीप जी ने उनसे पहले बताया, देवेंद्र ने आपको पहली खबर में बता दिया था, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। अगला एक तो सवाल, ये तो डिस्क्लेमर से बाहर है, हम ही दोनों लोग फंसेंगे। एक सवाल किसी ने पूछा है, ये तो फैक्ट का सवाल है, इसका जवाब आना चाहिए। क्या जगदीप धनखड़ जी को वो सारी फैसिलिटी, सुख सुविधाएं मिलेंगी जो एक एक्स वाइस प्रेसिडेंट को मिलती हैं फॉर लाइफ, क्योंकि उनका 5 साल का टर्म पूरा नहीं हुआ? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, 5 साल के टर्म से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। और वो इस्तीफा एक दिन के लिए भी और होते एक तो चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी तक भी सौरभ आप देखें तो सत्ता पक्ष की तरफ से ये पूरी कोशिश है, सारी समस्याओं, अंदरूनी समस्याओं के बावजूद, कि कुछ भी ऐसा ना दिखे, ऐसा मैसेज ना जाए कि बहुत कुछ अप्रिय हुआ है। जैसे इस्तीफा
स्वास्थ्य कारण के चलते, एकदम टाइट लिप लोग हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि पावर कॉरिडोर के सत्ता पक्ष के जितने भी सोर्सेज हो सकते हैं बड़े लेवल पे, जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको बताया जाए, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सोर्स बेस्ड भी नहीं दिया जा रहा। मतलब कुछ एक कहते हैं ना न्यूज़ की भाषा में कि प्लांट किया गया या बताया गया, शेयर किया गया, दोनों ही चीज़ें नहीं हो रही हैं। उससे नीचे के जितने सोर्स हो सकते हैं ना, इंडिविजुअल अनऑर्गेनाइज्ड, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सरकार के शीर्ष स्तर पर या पार्टी के शीर्ष स्तर पर इसको बड़ा विवाद बनाने की कोई इच्छा बिल्कुल नहीं, और कहीं ये नहीं है कि ये दिखाया जाए कि हम उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको चोट पहुंचा रहे हैं। तो बन ही जाएगा। कार्ड खेलने का मौका नहीं देना चाहते। टाइप 8 का बंगला उनको बिल्कुल मिलेगा, जो कि केंद्रीय मंत्री को मिलता है। बाकी सारी सुविधाएं, गाड़ी, ड्राइवर, इस तरह की सारी चीजें देखिए, उनको मिलेंगी। विवाद तो बन गया, अनसेरेमोनियस उनका एग्जिट हुआ है, ये तो विवाद है। कोई किसी मंत्री ने किसी फेवर में कोई ट्वीट नहीं कर रहा है कि बहुत अच्छे थे, बहुत ये था, आपने कोई ट्वीट नहीं देखा होगा। पूरी तरह से कोई उनको ऐसा नहीं फेयरवेल जैसा दिया जा रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। शायद तो पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनको फेयरवेल का तो मौका मिलता है। इसको, ये विवाद तो है और ये भी अनसेरेमोनियस भी है, तो इसमें ये मतलब आप इसमें इंडल्ज नहीं कर रहा कोई टॉप लेवल अरे पर, ये प्रताड़ित कैसे? करते हुए नहीं दिखना चाह रहे हैं। अभी जो फेयरवेल वाली बात की आपने, प्रताड़ित करने में फर्क है। एक हैंडल पर अगर सैक किया गया है तो, हालांकि उन्होंने तो इस्तीफा दिया है स्वास्थ्य कारणों की एक वजह से। हैंडल पर किसी ये ने तो आप- लिखा था। अब आप ठीक कर रहे सैकिंग कैसे हैं, बताइएगा अब आप कि ठीक सैक- कर रहे हैं अपनी किस बात। आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि सैक किया गया? हमें तो नहीं पता है ना, इस्तीफा ही दिया गया उन्होंने उनकी तरफ से। अच्छा, इसमें सर उनके हिसाब से अगर देखें, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, कि भाई उनकी योग्यता, उनकी बहुत सारी चीज़ों पे आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते, और पढ़े लिखे व्यक्ति, सिर्फ ऐसा लगता था कि सेल्फ ऑब्सेस्ड है। और सेल्फ ऑब्सेस्ड होने के साथ जैसे जिन चीज़ों को उन्होंने किया, जैसे अपोजिशन का प्रस्ताव ले लेना, कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलना, किसानों के बारे में बोलना, ये कोई अपराध या कुछ गलत नहीं था। समस्या ये होती है कि जिस जगह पे आपको जिन लोगों ने बैठाया, 74-75% आपको वोट मिला था, तो जिसके आप नॉमिनी हैं, ऐसा तो नहीं था ना कि उपराष्ट्रपति बनने के आप योग्य थे। एनडीए ने आपको कैंडिडेट बनाया, 75% के आसपास लगभग उनको वोट दिला के जिताएगा, उपराष्ट्रपति बनाएगा, और उसके एजेंडे के खिलाफ जाएंगे, उस सरकार के खिलाफ बार बार बोलेंगे, तो कोई क्यों बर्दाश्त करेगा? फेयरवेल वाली बात हो रही तो किसी ने ये लिखा है कि जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा में हैं, वो जगदीप धनखड़ के जाने से बहुत दुखी हैं। अचानक दुखी हो गए। हाँ, और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह इनका फेयरवेल होना चाहिए राज्यसभा में। उनकी फेयरवेल स्पीच भी नहीं हुई, कोई किसी ने उनके लिए अच्छी अच्छी बातें भी नहीं की, जैसा होता आया है। जयराम रमेश ने ट्वीट्स में तो बड़ी परवाह दिखाई थी, उनके लिए भी कहा था कि इनको, प्रधानमंत्री को इनको मनाना चाहिए, हमको बड़ा समय देते हैं। उन्हीं की वापस पार्टी लेने ने के लिए इम्पीच करने की दबाव। कोशिश भी की थी, उन्हीं की पार्टी ने उन्होंने खुद पता न जाने क्या क्या पहले बोल रखा। हाँ, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बदले बदले से अंदाज है ना उनके। वही नहीं साहब, कपिल सिब्बल भी, कपिल सिब्बल का शुरू का रिएक्शन देखिए जगदीप धनखड़ के खिलाफ बहुत तीखा होता था, अब एकदम से दुखी हैं। उन्होंने कहा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मेरे घर आते थे समारोह में जो देखिए, चाहे बीजेपी जो है धनखड़ जी को एम्बैरेस करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन कांग्रेस जो है बीजेपी को एम्बैरेस करने की इसमें पूरी कोशिश कर तो रही है। खुद भी तो एम्बैरेस हो रही है कि आपने जिस व्यक्ति के लिए क्या क्या किया नहीं, तो कहा नहीं, वो उसके तो लिए आप ये अब कह रहे हैं कि आपने आंसू बहा रहे हैं, सहानुभूति के जरिए उनकी कोशिश है कि जगदीप धनखड़ कुछ बोले सरकार की, उकसा रहे हैं। उकसा रहे हैं कि कुछ बोले तो हमको मौका मिले। एक और कवि की कल्पना सर कि जस्टिस शेखर यादव को ही क्यों नहीं वाइस प्रेसिडेंट बना देते, एक हिंदूवादी आइकॉन मिल जाएगा। वो उनके खिलाफ भी ऑपोजिशन इम्पीचमेंट का मोशन लेकर के आया था, वो धनखड़ साहब ने स्वीकार नहीं किया था, उसमें कमी निकाल दी थी, तो वो इसके क्योंकि वीएचपी के प्रोग्राम में वो चले गए थे। तो ये इनको ऐसा लगता है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगला सर मेरे पास जो कमेंट आया है वो ये है कि हाँ, ये खबर है, अब ये देवेंद्र बता सकते हैं इसकी सच्चाई। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज पार्लियामेंट की लॉबी में महाराष्ट्र से आने वाली कुछ महिला कांग्रेस सांसदों ने निशिकांत दुबे जी को ढूंढा। तो खबर में यह है कि उनको पहले मनोज तिवारी जी मिले तो उनसे पूछा निशिकांत जी कहाँ हैं। इतने में निशिकांत जी आते हुए खुद ही दिख गए, तो वो उनके पास चले गए। तो उनको फिर महिलाओं ने कहा आपने क्यों ऐसी बातें कही महाराष्ट्र के खिलाफ, मराठी के खिलाफ, कैसे आपने कहा पटक पटक के मारेंगे। तो निशिकांत जी ने बस नहीं जय महाराष्ट्र कह के वो निकल गए। मतलब कि उनसे खबर है कि महाराष्ट्रीयन कांग्रेस महिला सांसदों ने जय महाराष्ट्र कहलवा लिया उनसे। निशिकांत जी से मेरी बात हुई थी। अच्छा। और उनका ये वो हैरान हो रहे थे कि इस तरह की बात कहाँ से आ रही है। उन्होंने कोई एक तस्वीर जो सामने आई उसमें बताया भी कि देखो मैं तो किसी और सांसद मीना के साथ हूँ, पीछे कुछ महिला सांसद हैं, लेकिन
कांग्रेस की महिला सांसद जरूर ये बता रही है। इसमें इसके पीछे कहानी सौरभ देखें, जैसे सुप्रिया सुले जो कि महाराष्ट्र से सांसद हैं और निशिकांत दुबे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो इस तरह की उन लोगों की दोस्ती है और इनका पूरा ग्रुप है सांसदों का जो ऑलमोस्ट डेली वो लोग इंटरेक्ट करते हैं और बहुत अच्छी दोस्ती वाली जो चीज़ की जाती है उस तरह का पूरा ग्रुप है। ऐसे में निशिकांत जी को मैंने देखा है पिछले जब से पार्लियामेंट चल रहा है 2-3 दिनों में कि जहाँ भी वो जा रहे हैं कोई ना कोई सांसद उन पर ये कमेंट कर रहा है और बहुत वो स्पोर्ट स्पिरिट के साथ हंसते हुए उसको ले रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं अपनी बात कहते हुए। तो उस कंडीशन में इन महिला सांसदों से भी, क्योंकि वो बता रही हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, तो ये संभव है कि हुआ होगा, लेकिन वो बहुत उस तरह वाले लाइट अगली सिचुएशन नहीं बनी, अगली सिचुएशन बिल्कुल नहीं होगा। और निशिकांत दुबे जी को अगर आप जाने तो क्या आपको लगता है कि उनके सामने कोई इस तरह के मसले पे कोई सिचुएशन अगली क्रिएट करने की कोशिश करेगा और वो चुप रह जाएंगे? वैसे तो उनके दोस्त भी हर तरफ हैं, दोस्त हर तरफ है, प्लस वो बहुत खुद मुखर रहते हैं, बहुत आसानी से बहुत सारी बातें कर सकते थे। एक ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज लगी, क्योंकि अब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, सरकार ने उसके लिए वक्त दे दिया, 16 घंटे दिन भी आ गए हैं, दोनों सदनों में होगा। तो एक हैंडल पर पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या शशि थरूर को मौका मिलेगा तो क्या बोलेंगे शशि थरूर? नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है जी कि बोलेगा कौन। कांग्रेस पार्टी में लगातार, खास तौर से लोकसभा में अच्छे स्पीकर्स की बड़ी कमी है। अब जो लोग इस डेलीगेशन में गए, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में, जो अलग अलग देशों में, उनके सामने भी धर्म संकट होगा, पार्टी के सामने भी। पार्टी की नज़र में वो डाउटफुल हो गए कि इस मुद्दे पर इनको संसद में बोलने का मौका अगर हम देंगे तो ये सरकार के पक्ष में बोल सकते हैं या बहुत खिलाफ नहीं बोलेंगे। और उनके लिए भी मुश्किल होगा कि पूरी दुनिया में जाके कह के आए हैं जो उसके खिलाफ आके जो है आप सेम विद मनीष तिवारी, आनंद शर्मा तो है नहीं हाउस में, लेकिन उसके अलावा शशि थरूर का नाम आपने लिया ही, तो इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि सरकार के एकदम, मतलब जो पार्टी की लाइन है उस पर चले जाएं। तो हो सकता है पार्टी कहे ही ना फिर इनको, ज्यादा उम्मीद इसी की है कि बोले ही नहीं, मौका ही ना दिया जाए। अब आते हैं साहब आपके मुद्दे पर, आज के मुद्दे पर। हमने क्यों ये सवाल रखा कि बिहार से होंगे क्या अगले उपराष्ट्रपति? कल से एक तस्वीर की जिसकी चर्चा है, रामनाथ ठाकुर जी जो हैं केंद्रीय मंत्री, जेडीयू से आते हैं, उनकी जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई और लोगों ने इसको सीधे जोड़ दिया, बिहार का इलेक्शन, बिहार का नेता, बिहार का मंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए फिट, सारे क्रेडेंशियल्स हैं। कोई दम है सर इसमें? तो फिर उसके बाद 26 में बंगाल से बनना चाहिए। मतलब इसकी कोई लिमिट है? इस तरह से थोड़े तय होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अपॉइंटमेंट कि ये इस प्रदेश से बनेगा, ये उस प्रदेश का है इसलिए बनेगा। बहुत सारे मुद्दों को कंसीडर किया धनखड़ जी को जो बनाया सर, तो ये चर्चा थी ना कि जाट समाज को थोड़ा प्लेकेट करने के लिए बनाया, बात तो होती थी। अब पता नहीं प्लेकेट करने का किसने सुझाव दिया था, मतलब किसको लगा था कि ऐसा होगा। आप सबसे अच्छा इस पर सबसे अच्छी टिप्पणी की केसी त्यागी ने। अच्छा, किसी समाज के विरुद्ध नहीं है ये, लेकिन उन्होंने कहा कि जाटों को जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिलती है समस्या हो जाती है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, और भाजपा का अनुभव 3 का हो गया, चौधरी वीरेंद्र सिंह, सत्यपाल मलिक और अब जगदीप धनखड़। तो पहली बात तो यह है कि जगदीप धनखड़ के नाम पर 5 जाट वोट नहीं देने वाले बीजेपी को। जाटों के नेता के रूप में उनकी कभी कोई छवि ही नहीं रही। वो राजनीति में आए ही 89 में चौधरी देवीलाल और चौटाला लेकर आए उनको, और जैसे ही वो सरकार गई 91 में कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में भी वो जाटों के नेता हों इस रूप में उनकी छवि थी नहीं कभी। और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तेमाल जाट बहुल इलाकों में कैंपेन के लिए इस तरह से बड़े पैमाने पर किया हो, इसका भी कोई उदाहरण नहीं है। तो सिंबोलिज्म राजनीति में बड़ी चीज़ होती है। तो वो उससे उनको जोड़ा गया ज़्यादा। किसान आंदोलन चल रहा था, जाट किसान वो सब जोड़ के जो है। और सबसे बड़ी बात, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रह चुके हैं, गवर्नर थे पश्चिम बंगाल के, पार्टी लाइन के हिसाब से काम किया, जो कि नहीं करना चाहिए था संवैधानिक पद पर होते हुए। लेकिन पार्टी को लगा होगा कि ये व्यक्ति है। और आप याद रखिए, थोड़ा हर चीज़ का एक संदर्भ होता है। ये कब वाइस प्रेसिडेंट बने हैं? हामिद अंसारी के बाद। तो उन्होंने जिस तरह से रुलाया था सरकार को, तो सरकार को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी। वेंकैया नायडू के बाद सॉरी, उससे पहले हामिद अंसारी थे।
तो सरकार के दिमाग में वो बात कहीं ना कहीं थी, तो इसलिए उनको बनाया गया कि बाहर से ये भी संदेश देना था कि बाहर से लाकर लोगों को डंप नहीं कर देते हैं। देखिए रामनाथ ठाकुर का अच्छा नाम है, ऐसा नहीं है कि बहुत अति पिछड़े वर्ग से हैं। नहीं, बीजेपी जो कर्पूरी भी होगा ठाकुर बीजेपी के का होगा। बेटे हैं। वैसे तो देखिए तो बाहर अति से पिछड़ा वो है, बिहार में पर- 36% है, तो वो उस community से उस आते तरह से हैं। अगर सिंबलिज्म की बात आएगी तो अच्छा नाम है, लेकिन क्या बीजेपी अपने को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के किसी और से बनाना चाहेगी, ये बड़ा सवाल। कुछ दम है इस खबर में? इसमें पूरे बैकग्राउंड के हिसाब से आपको बता दूं। पहली बात तो कि जो मुलाकात हुई थी वो क्यों हुई थी, और केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी इस तरह का एक मैकेनिज्म बना रखा है, उसके लिए बहुत सारे मंत्रियों और सांसदों के ग्रुप हैं और हर सेशन में ये मिलते हैं। उसमें रूल ये रहता है कि अगर सेशन चल रहा हो तो सेशन के शुरू और आखिर में मिलेंगे, और अन्यथा महीने में एक बार कम से कम ज़रूर मिलेंगे। मौजूदा मुलाकात वाले संदर्भ में अगर आप बात करें तो इसमें निर्मला सीतारमण और सुरेश गोपी जो कि केरल से आते हैं, और रामनाथ ठाकुर, ये 3 मंत्री, और इन 3 मंत्रियों के साथ लगभग 11 सांसद हैं, इनका एक ग्रुप है। और इस तरह की जो मुलाकात होती है किसी न किसी सांसद के घर पर होती है, ओवर डिनर होती है, और उसमें गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तीनों में से किसी एक की मौजूदगी सुनिश्चित रहती है। अच्छा, और ये अलग अलग ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, और उनके यहाँ सेशन चलने के दरमियान ये होते रहती है। उसी सिलसिले में उसी ग्रुप की मीटिंग रामनाथ ठाकुर के घर पे थी। निर्मला सीतारमण, सुरेश गोपी और बाकी 11 सांसद थे, और जिन 3 बड़े नेताओं का नाम मैंने बताया, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नड्डा जी में से कोई ना एक मौजूद रहता ही रहता है हर ग्रुप में, उसमें जेपी नड्डा वहाँ पे गए हुए थे उस मीटिंग के लिए। ओके। तो ये मुलाकात सिर्फ इस लिहाज से थी। उपराष्ट्रपति दूसरी बात, एपिसोड से कोई लेना देना ही नहीं है इसका। दूर दूर तक लेना देना नहीं, एक शब्द नहीं। दूसरी चीज़ कि रामनाथ ठाकुर के लिहाज से अगर आप बात करें कि उपराष्ट्रपति के लिहाज से वो कैंडिडेट है कि नहीं, ईबीसी आपको बिहार के पॉलिटिक्स के हिसाब से बीजेपी जेडीयू दोनों को बहुत सूट करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए उसके लिए उनके नाम पे विचार किया जाए, ये बहुत दूर की कौड़ी होगी, और उसके लिए कुछ आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। और इस लिहाज से भी सोचिए कि कर्पूरी ठाकुर को भारत की सरकार ने भारत रत्न दे दिया, इनको भारत सरकार में मंत्री बना दिया, कितना कुछ देना पड़ेगा भाई अगर ईबीसी वोट लाना है। उसके लिए नीतीश कुमार है ना, तो वो थ्योरी बिल्कुल भी एकदम मतलब अभी कल्पना से आप बहुत परे की बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि रामनाथ ठाकुर का जिस प्रकार का प्रोफाइल है, शायद वो 11th पास 12th पास ही होते तो भी बिल्कुल बिल्कुल वो इस तरह में वो वाइस प्रेसिडेंट का जो चयन होगा वो वाइस प्रेसिडेंट के लिहाज से होगा। किसी इलेक्शन में आपको उसका फायदा मिल जाए, इसकी संभावना कब नजर आती है। अरे वैसे एक आज जो है एक पतंग जो है उड़ाई रेवंत रेड्डी ने भी, जो कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि देखिए दक्षिण भारत के साथ और तेलुगु भाषियों के साथ बीजेपी ने बड़ा न्याय किया है। उसने कुछ उदाहरण दिए, वेंकैया नायडू जी को पुनर्रिटायर कर दिया, और उन्होंने कुछ नाम लिए। उनको तो बंडी संजय कुमार के लिए भी दुख हो रहा था कि इनको प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया पार्टी ने, बीजेपी ने। तो उन्होंने कहा कि तो बन ना पाते। उन्होंने कहा कि बंडारू दत्तात्रेय जो थे पूर्व केंद्रीय मंत्री फिर राज्यपाल, उनको अगर बनाती है कांग्रेस, बीजेपी नॉमिनेट करती है, तो मैं अपनी लीडरशिप से बात करूंगा, मतलब कांग्रेस की लीडरशिप से, कि हम इस पर समर्थन दे सकते हैं। कोई चांस है कि ये आम सहमति से हो जाए? पर समर्थन की जरूरत है, एनडीए मतलब इलेक्शन ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पिछली बार इलेक्शन तो हुआ था ना, मार्गरेट अग्रवाल कैंडिडेट थी कांग्रेस की, तो क्या फर्क पड़ गया? तो इस सब आधार पर कि जो है रेवंत रेड्डी ने कह दिया इसलिए हम बना देंगे, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से फैसले बीजेपी में होते हैं या किसी भी पार्टी में होते हैं कि फलाना ने कह दिया। भाई अगर ये स्थिति होती कि बीजेपी के पास मेजॉरिटी ना होती, तब वो कौन समर्थन कर सकता है, कितना बड़ा दल कर सकता है, ये एक कंसिडरेशन हो सकता था। लेकिन जो है सिर्फ इसलिए कि जो है रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, और सरकार को कोई जरूरत भी नहीं है कि इस पे आम सहमति बन जाए। उसके अलाइज की जरूरत है, जेडीयू है, उधर दूसरे हैं, तो वो अलाइज की जरूरत तो है ही, उनकी सहमति की जरूरत तो पड़ेगी। एक्चुअली उन्होंने तेलुगु कार्ड खेल दिया ना, तो वो शायद चंद्रबाबू नायडू की प्रेशराइज करना चाह रहे हैं कि भाई मैं बोल रहा हूँ, तुम भी बोलो। वो तो बात सही है ना, चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू अलाइज हैं, उनकी अलायंस की तो आपको नेचुरली हामी चाहिए ही हो। चंद्रबाबू नायडू की पार्ट, वो तो एक बार स्पीकर बनवा चुके हैं अपना बालयोगी जी को। वो स्थिति अलग थी। वो अलग
उसमें एक कोएलिशन चीज़ बहुत और बड़ा मैं था। पिछले वाली मैं और जोड़ दूं, जिस प्रकार की अफवाहें जो चलती हैं कि उस मीटिंग में, रामनाथ ठाकुर वाली मीटिंग में कंगना रनौत भी थी। शुक्र मनाइए कि ये नहीं चला कि कंगना रनौत होंगी देश की अगली राष्ट्रपति, अभी लोकसभा से इस्तीफा देंगी या फिर वहां पे जाएंगी। पर इस दूसरी चीज कार्यक्रम से NDA जस्ट पहले मुझे बताया जा रहा था कि एक गॉसिप चल रही है स्मृति ईरानी की, तो उनको ये तय करना है कि दूसरी भाई एक पहले चीज सीरियल की- करेंगी कि उपराष्ट्रपति। अभी आता हूँ। और एनडीए अगर चुनाव ना हो, निश्चित तौर पे एनडीए ये चाहेगा कि बिल्कुल चुनाव ना हो, लेकिन कैंडिडेट हमारा हो। हमारे कैंडिडेट पे अगर आप सपोर्ट कर दें कांग्रेस वाले, तो उसमें थोड़ा इतराज रहेगा, लेकिन शुद्ध रूप से वो कैंडिडेट बीजेपी का होगा। एनडीए अपने हिसाब से, मतलब वो अपने हिसाब से। उसमें मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इसमें ये भी समझौता करेगी कि सहयोगी दल के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति वही एलआई को देने का सवाल नहीं है। एकदम नहीं, ना उसकी कोई राजनीतिक जरूरत है ना। और ऐसा करना मुझे लगता है कि वो बहुत सारे लोग ये मानेंगे पार्टी के भीतर कि ये राजनीतिक सुसाइड होगा, कि इस तरह की चीज आप कैसे दे सकते हो, जरूरत क्या है इसकी। ठीक है, आपने जो बात कॉम्प्रोमाइज के रूप में देखा बिल्कुल। जाएगा। और मुझे नहीं लगता ये जो दोनों बड़े एलाइज हैं, इनमें से कोई चाहता भी होगा कि हमारी पार्टी से कोई जो है वाइस प्रेसिडेंट बन जाए। ये मतलब चाहता होगा से मतलब कि ये शर्त रख सकता है। अगर उस तरह का एक्सपेरिमेंट करना हो ना, तो फिर आरिफ मोहम्मद खान का नाम बहुत प्रबल रहेगा, जिसमें अगर आप उस तरह का एक्सपेरिमेंट करना हो कि मैसेजिंग देना है, वैसे मुस्लिम फेस को लेके आना है, उस तरह का देना हुआ तो वैसे तो संघ प्रमुख मिले हैं आज, मुस्लिम लीडर से आज, नहीं, आरिफ उलेमाओं मोहम्मद से, खान सबसे आज मुलाकात हुई है उनकी। बहुत सारे नाम उसमें है। वीके सक्सेना का नाम बात आ रही है, मनोज सिन्हा का नाम है। मनोज सिन्हा जो है वो तो इस वक्त जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, वो मतलब उनका टेन्योर भी खत्म हो रहा है। 5 अगस्त को खत्म हो रहा है। कई सारे इसीलिए शायद चर्चा ज्यादा है ये कि भाई ज्यादा अब वहां चर्चा है से, इसकी। लेकिन फिर भी बात मतलब आप फिर अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो फिर मतलब पॉलिटिकल रिटायरमेंट की तरफ बिल्कुल। आप और उनको मुझे लगता भेजेंगे। है कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स का भी मटेरियल उनमें जितना ज्यादा अभी है, पार्टी शायद अभी उस रूप में ज्यादा इस्तेमाल करना चाहेगी कि आगे लाना 2027 में मंत्रिमंडल में भी ला सकती है। मतलब जैसे एक चीज तो है ना सौरभ कि नंबर 1 उपराष्ट्रपति का नंबर 2 मतलब के रिटायरमेंट। बिल्कुल नंबर 1 नंबर 2 के जितने भरोसेमंद हैं वो, और वो भरोसा काम पे हासिल पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में कोई जिस तरह से उन्होंने चलाया। एक बार आपने कोई खबर देखी सोर्स बेस्ड भी कि हाँ HM नाराज, PM नाराज, इस तरह की चीजें हो अभी जो गई। लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं पहलगाम की, उस पर कोई नाराजगी? उसको समझने की जरूरत है सौरभ। 2 मिनट में अगर आप उसको समझें कि पाकिस्तान से आतंकी आए थे, BSF की जिम्मेदारी बॉर्डर की, गृह मंत्रालय, सेना की जिम्मेदारी आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की, रक्षा मंत्रालय, IB और रॉ, उनके पास ये खुफिया जानकारी होनी चाहिए थी पाकिस्तान से आतंकी आ रहे हैं। NSA अजीत डोभाल की जिम्मेदारी, वहाँ पे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, टूरिज्म डिपार्टमेंट उनके पास आता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये बताना था कि हमारा ये सेंटर है ताकि पुलिस वहाँ दिया जाए, चौथी उनकी जिम्मेदारी। 5वें JNK LG मनोज सिन्हा जिनके पास पुलिस थी, पुलिस की व्यवस्था, पुलिस को वहाँ पे होना चाहिए था। ये 5 लोग उस कतार में थे, 26 लोगों की जान गई। किसी व्यक्ति ने नैतिक तौर पे उस सबको छोड़ के कहा कि हाँ मेरी जिम्मेदारी, तो इसको खराब माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा? मैं तो ऐसा अच्छा ही होता है ना मानता हूँ सौरभ। भाई, ठीक है। ऐसे देखिए कि कुंभ के हादसे में लगभग 30 से 37 लोगों की जान गई। वहाँ सिर्फ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला था, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। वो बेहतर मानेगी पार्टी या ये बेहतर मानेगी, या जनता के हिसाब से सोचेगी कौन सा बेहतर माना जाएगा? ये गलती कैसे हो सकती है भाई? 26 लोगों की जान गई ना, तो कोई ना कोई तो कहेगा ना कि हाँ ये नैतिक कहना ही चाहिए। और वो जान कैसे गई? उसमें क्या कोई LG की तरफ से गलती थी? मैंने आपको बताया ना कि पूरा अगर मैंने क्रम सवाल को आपसे किया कि क्या इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग हुई है क्या कैसे दिल्ली हो में? सकता? नहीं, मैंने वही लॉजिक तो मैं आपको दे रहा हूँ ना कि क्या इसमें आपको कहीं लग रहा है कि हाँ ये चीज़ गलत है? तो दिस इज नॉट गोइंग टू ये गो तथ्य के अगेंस्ट हिम इन एनी वे। कैसे जा सकता है? आपको जब मैंने इतनी बात बताई आपको लग रहा है कि हाँ अगेंस्ट होना नहीं, चाहिए? मैं तो पर्सनली मानता हूं और चाहता हूं कि अगर कहीं कोई कमी हो जाती है, कोई लैप्स होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, सिक्योरिटी का, किसी का, somebody should come up and और वो कमी किस बोले कि लेवल हाँ पे? भाई ठीक है कि गलती बॉर्डर हुई, से हम जिम्मेदारी बॉर्डर से लेते हैं, आतंकी आ रहे ठीक हैं, करेंगे आगे से। रक्षा मंत्री, NSA खुफिया कोई जानकारी नहीं। तो अगर अच्छा ये ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों की भी कोई जिम्मेदारी थी भाई, ये तो लगातार आतंकी दूसरा देश इन्वॉल्व है, वहां से आतंकी आते हैं, भौगोलिक अब एरिया ऐसा है। अब ये नहीं बताया आपने कि इसमें हाँ या ना है उपराष्ट्रपति के लिए, मनोज सिन्हा जी के नाम पे। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जब तक जम्मू कश्मीर हैं तब तक हैं, उसके बाद शायद आगे कूलिंग कुछ नए नाम और जुड़ गए हैं लिस्ट में, ओम माथुर जी का, थावर चंद गहलोत जी का, ये दोनों भी गवर्नर है ये। नहीं एकदम नहीं, इस पर चर्चा करना भी मुझे नहीं लगता कि नहीं लगता। देखिए हाँ एक चीज़ और मनोज सिन्हा जी के बारे में जो उपराष्ट्रपति आपने कहा कि अगर सिर्फ राजनीतिक एलिमेंट छोड़ दीजिए तो बाकी उपराष्ट्रपति के लिए जो चाहिए वो एकदम फिट, कम बोलना, 1-2 के बेहद भरोसेमंद रहना, संघ पृष्ठभूमि, मतलब वो सारी चीज़ें मतलब बीजेपी के हिसाब से रहेंगी। बट सवाल वही आ जाता है कि क्या नहीं, पर टॉप सबकी लीडरशिप सोच सहमति, रहा है? देखिए ये भी तो बात है ना कि किस पे सबकी सहमति हो पाएगी। बिल्कुल। तो ऐसे में भी ऐसा भी चेहरा तो ढूंढा जाएगा ना जिस पे सबकी सहमति हो। आरिफ मोहम्मद खान का जैसे नाम लिया, आरिफ मोहम्मद खान के नाम पे सहमति हो जाएगी।
अगर सब लोग चाहेंगे। सर इसमें संघ का इसे- स्टेक है सर, आरएसएस का स्टेक होगा इसमें? मतलब ऐसा नहीं कंसल्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन संघ किसी नाम पर अड़ जाएगा या संघ अपनी ओर से कोई नाम दे देगा, इसकी उम्मीद नहीं लगती। नहीं, जैसे बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सुनते हैं कि हाँ, भाई वो अलग मामला उनका एजेंडा वो है वो ना। संगठन का मामला है, वो वैसी अलग है। स्थिति यहाँ नहीं होगी। नहीं। ओके, मतलब यहाँ सरकार अगर कोई नाम देती है तो इन सरकार ऑल भी प्रोबेबिलिटी वो मान लिया जाता है। जनरली क्या होता है, एक Disliking नाम ना हो तो लेके दिक्कत जाते हैं, नहीं उस पे कंसल्टेशन होती है। एक नाम ऐसा नहीं होता कि एक नाम लेके गए, अच्छा इस पे हाँ कर दो। वो 2-3 नाम लिखे जाते हैं, उस पे कंसल्टेशन। अभी तक आप लोगों को कोई नाम पसंद नहीं आया जितने लिए मैंने? नहीं तो बोला अभी देवेंद्र आपको बोल रहे थे आरिफ मोहम्मद खान का नाम अच्छा है। दो अच्छे नाम तो है, मनोज सिन्हा, आरिफ मनोज मोहम्मद सिन्हा खान। का कल नाम कर अच्छा है, चुके वो आप उनके नाम पे डिस्कशन, तो अब सब वही बात आ गई ना कि भाई आप नए अपना नए ही नाम चाहिए क्यों हमको, जा रहे हैं? रोज नया नाम अपने ही घर का चाहिए। आप चलिए सोशल मीडिया पे तो नए नए नाम आ रहे हैं, आप भी डालना चाहते हैं नए नए नाम। नहीं, मैं तो जो चर्चाओं में कोई भी कह रहा है मैं वो नाम बता रहा हूँ। वसुंधरा राजे का नाम दिया किसी ने? सवाल नहीं तो फिर अच्छा धनखड़ ही- फिर आधा धनखड़ सेकंड नहीं आते। लगाया आपने इसमें। सवाल ही नहीं। सर फिर धनखड़ ही रहे फिर हो। आपको मंत्री नहीं इक्वेशन बनने दिया, वो आपको इक्वेशंस तय करनी 25 की पड़ेगी। 25 सीटें जीतने के बाद भी और इतनी कोशिश करने के बाद भी बेटे को मंत्री नहीं बनाया, उनको उपराष्ट्रपति बना दिया। और वो अगर बन गई तो फिर धनखड़ जी की कमी खलने लगेगी, नहीं, वही ज्यादा अच्छे थे। इतना समय भी नहीं लगेगा, 3 साल नहीं लगेगा। वही कह रहे हैं ना, धनखड़ जी की कमी खलेगी फिर। नड्डा जी की बात तो हम कर चुके थे ना पहले। हाँ, नड्डा जी की वो है कतार में क्या सर? भाई किस्मत के धनी है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो लेकिन प्रमोशन थोड़ी समझेंगे इसको। नहीं, वो तो डिमोशन उनको लगता है कि अभी उनका पॉलिटिकल करियर बहुत है, तो इसलिए उपराष्ट्रपति तो नहीं बनना चाहिए। आप मुझे सर फाइनली ये बताएं कि ये आम बात धारणा थी इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, पर ये एक इस्तीफा हुआ और वो भी इतना बड़ा विकेट। सरकार मैनेज करने की बजाय सरकार ने ये क्यों चाहा कि हो जाने दो? नहीं, सरकार ने फोर्स किया इस्तीफा। मैं वही कह रहा हूं, तो क्यों? क्योंकि वही मैंने बताया, Embarrassment हुई ना वो धर्म सरकार संकट बन गया था। तो आपकी बर्दाश्त की एक सीमा होती है। जब तक आप रेड लाइन नहीं क्रॉस करते हैं, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघते हैं, तब तक आपको ढील दी जाती है। पतंगबाजी अगर आपने की हो तो ढील देने के बाद फिर जो है पतंग को, दूसरी पतंग को काटना पड़ता है। तो वो जगदीप धनखड़ की पतंग काटने का समय आ गया था। इस पर विचार उसमें देर अगर होती तो सरकार के लिए और बड़ा संकट हो सकता था। नहीं, ये जिस दिन प्रेसिपिटेट हुआ जैसे आपने बताया, उससे पहले क्या सरकार के अंदर ये थिंकिंग थी कि हमें इनको जाने के लिए कहना पड़ सकता है? नहीं, ये थिंकिंग थी कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि जाने के लिए कहना पड़ सकता है, लेकिन सरकार लगातार अनकंफर्टेबल होती जा रही थी उनके रवैये से। और अभी तो आप देखिए अंदर की बहुत सी बातें आएंगी। अभी वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव जो है उसको लेकर और तमाम चीजें लेकर कि जिस तरह से वो कर रहे थे, वो अपने आप में अपने को एक साम्राज्य समझने लगे थे। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग तो सारा हो ही गई थी कि गलत फैसला हो गया। दूसरी चीज़ कि कब तक इस तरह चलेगा, कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। और क्योंकि हटाने की प्रक्रिया तो बड़ी सिंपल सी है ना कि राज्यसभा में आप 14 दिन के नोटिस पर प्रस्ताव डालते, कुल जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा की उसके साधारण बहुमत और जो वोटिंग कर रहे हैं उसके 2/3 से आप वहाँ करते, और लोकसभा में तो साधारण बहुमत से कर देना था। तो बड़ा आसान सा प्रक्रिया था। लेकिन इस लेवल पे जाना है या नहीं जाना है उसका इंतजार हो रहा था कि कोई वैसी गलती अगर हो, और ये गलती महाभियोग वाली सौरभ वाकई इतनी बड़ी गलती है कि उसके बाद उन लोगों के हिसाब से, मैं इंडिया के हिसाब से कह रहा हूँ कि उनके लिए फिर ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था कि कैसे आप कर सकते। चलिए, तो इसीलिए शायद फिर अगला नाम जो है बहुत ठोक बजा के सोच समझ के उसमें भी उस पर ये बात सोचा जाएगा। जो बातें आ रही हैं कि उनको कन्वे किया गया कि प्रधानमंत्री इस स्टेप से खुश नहीं है, उसके बावजूद वही डिसाइडेड टू गो अहेड विद। उन्होंने बोला मैं नियम के हिसाब से कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं नियम के हिसाब से कर रहा हूँ। तो अगर आप नियम के हिसाब से कर रहे हैं तो ये लोग भी नियम के हिसाब से आपको हटा देंगे। ये लेकिन अब वो अब ले ही चुके थे तो क्या करते उसका वो? नहीं, जब जेपी नड्डा किरण रिजिजू ने उनको बताया, कम्युनिकेट किया, जो सोर्सेस हमें जानकारी मिली कि ये आप कैसे ऐसा कर सकते हैं, लोकसभा में ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही है और बहुत संवेदनशीलता के साथ चल रही है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बहुत टका सा जवाब दिया कि जो भी मैं कर रहा हूँ नियम के हिसाब से कर रहा हूँ। तो ये तो नियम इधर भी था। अभी जैसा सर ने कहा, बहुत कहानियां अभी जो है बाहर आएंगी और वो सारी कहानियां आप यहाँ सुनेंगे। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, राहुल जी बहुत धन्यवाद आपका, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका भी।